बांग्लादेश में 1.5 साल बाद आम चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है और वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और अब तय है कि विदाई का वक्त आ गया है मोहम्मद यूनुस के लिए। अब बांग्लादेश में नई सरकार का गठन होगा। अब तक के रुझानों में तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, याद रखिएगा बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को आगे माना जा रहा है और ऐसा अनुमान है कि बीएनपी बांग्लादेश में सरकार बना सकती है। बीएनपी वही पार्टी है जिसका गठन बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान ने किया था और उनकी पत्नी खालिदा जिया 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी। अब 17 साल बाद बांग्लादेश से निर्वासित रहे खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान इन चुनाव में जीतकर बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यह हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभी सिर्फ शुरुआती रुझान आए हैं क्योंकि बांग्लादेश में अभी बांग्लादेश में बहुत दिलचस्प है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं चुनाव का रुझान बांग्लादेश का। आज दिन भर वहां पर वोटिंग हुई है, बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। 8 बजे तक वोटिंग हुई और 8 बजे के बाद अब गिनती शुरू हो चुकी है। यानी वोटिंग के बाद वहां पर जो तरीका है, वोटिंग के फौरन बाद गिनती शुरू हो जाती है। अब कई घंटे लगते हैं। ऐसा मान रहा जा रहा है कि कल सुबह तक स्पष्ट तस्वीर आ जाएगी किसके हिस्से में कितनी सीटें गई हैं, लेकिन शुरुआती रुझान 299 सीटों के ये इशारा कर रहे हैं कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी खालिदा, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश में 4 बजे तक मुझे बताया जा रहा है कि 4 बजे तक वोटिंग हुई है और उसके बाद से काउंटिंग शुरू हो गई है। 8 सीटों पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो फिलहाल 8 सीटों पर, और जो हम आपको लगातार दिखा रहे थे जमाते इस्लामी गठबंधन, उस गठबंधन को अभी तक बांग्लादेश की जनता का समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। बांग्लादेश में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, इसीलिए वोटों की गिनती में अभी समय लगेगा। अंतिम नतीजे आने में 12 से 15 घंटे और लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इस टैली को देखेंगे तो रुझानों में 299 कुल सीटें हैं, जिनमें से अभी 8 सीटों पर बीएनपी आगे है और 1 सीट पर जमाते इस्लामी का गठबंधन आगे है। ये नीचे हम लगातार आपको स्कोर कार्ड भी दिखा रहे हैं जैसे जैसे इसमें बदलाव होगा। देखिए, अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय मीडिया ये भी बता रहा है कि शुरुआती रुझानों में जमाते इस्लामी के उम्मीदवार पिछड़ते हुए दिख रहे हैं और ज्यादातर सीटों पर वोटों की गिनती में बीएनपी आगे चल रही है। यानी जो कट्टरवाद की सोच लेकर पूरा तख्ता पलट का जो पूरा खेल साजिश रचा गया था, वो सब फेल होता हुआ दिख रहा है। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि बांग्लादेश में 2 ही पार्टियां जिनके बीच मुकाबला है, एक तरफ बीएनपी, दूसरी तरफ ये जमाते इस्लामी जिसके अध्यक्ष को आप देख रहे हैं। जमाते इस्लामी के सहयोगी 11 हैं। 11 दल इस बार जमाते इस्लामी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें भी जमाते इस्लामी ने आज तक बांग्लादेश में एक बार भी आम चुनाव नहीं जीता है, जबकि बीएनपी ने 2 बार बांग्लादेश में सरकार चलाई है। आखिरी बार बीएनपी को जब साल 2001 के संसदीय चुनाव में जीत मिली थी, तब 300 में से 193 जबरदस्त प्रचंड जीत मिली थी। और देखिए, आवामी लीग जो है वो 62 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आई थी। खालिदा जिया के नेतृत्व में बीएनपी ने उस वक्त प्रचंड बहुमत हासिल की थी और सरकार बनाई थी 2001 में। और अगर इस बार भी ऐसे ही नतीजे रहते हैं तो अगले 5 साल तक बांग्लादेश में बीएनपी का शासन रह सकता है और बीएनपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं। अब देखिए, शेख हसीना जो पहले तख्ता पलट के पहले तक वहां पर लगातार सत्ता में थी, अब उन्होंने भारत में वो रह रही हैं। वहीं दूसरी तरफ खालिदा जिया के बेटे जो कि अब चुनावी मैदान में है, वो अगर जीत हासिल कर लेते हैं, वो तो शेख हसीना को कट्टर दुश्मन मानते हैं, क्योंकि उनका पूरा परिवार जो है मानता है कि उनको बाहर भेजने की वजह, तमाम भ्रष्टाचार के मामलों में फंसाने की वजह शेख हसीना ही थी। शेख हसीना की वजह से तारिक रहमान को 17 सालों तक अपने परिवार के साथ बांग्लादेश से निर्वासित रहना पड़ा था। तो दुश्मनी आप समझ रहे होंगे। हालांकि वोटों की गिनती में पिछड़ने के बाद जमाते इस्लामी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शफीकुर रहमान ने बीएनपी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है और इससे बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव बढ़ने लगा है। महत्वपूर्ण बात यह है, ये देखिए, बांग्लादेश में कुछ ही देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमाते इस्लामी के अध्यक्ष अब गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने अभी यह भी नहीं बताया है कि वहां कुल मतदान कितना हुआ है। 2 बजे तक बांग्लादेश में 48% मतदान हुआ था। 4 बजे जब मतदान खत्म हो गया तब तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, अभी आंकड़े नहीं आए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में आज 2 चुनाव हुए। एक चुनाव नई सरकार को चुनने के लिए हुआ, दूसरा चुनाव संविधान में सुधारों को लेकर हुआ। अगर इस दूसरी वोटिंग में संविधान सुधारों के लिए लोगों का बहुमत मिलता है तो अगले 180 दिनों में
इससे जुड़ी परिषद को नए सुधार तैयार करने होंगे और इन सुधारों के तहत जुलाई चार्टर को लागू किया जाएगा। जुलाई चार्टर का मतलब उन सुधारों से है जिसके तहत प्रधानमंत्री के कार्यकाल और उसकी शक्तियों को सीमित किया जाएगा। राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां दी जाएंगी और तख्ता पलट के दौरान मारे गए लोगों के मामलों में जांच कराई जाएगी। वैसे 5 अगस्त 2024 को जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ था, ये तस्वीरें आपको याद होंगी। तब ये कहा गया था कि बांग्लादेश के लोग वहां क्रांति लेकर आए हैं और ये क्रांति अब बांग्लादेश का भविष्य बदल देगी। लेकिन हकीकत में ये एक बहुत बड़ा झूठ निकला। अगर वाकई ये तख्ता पलट आम जनता की भलाई के लिए किया गया होता तो इसमें आम जनता के लिए बड़े बदलाव होते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज बांग्लादेश का कड़वा सच यही है कि वहां का तख्ता पलट जमाते और बीएनपीए के नेताओं के तो अच्छे दिन लेकर आया है, लेकिन बांग्लादेश के आम लोगों को इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आज भी बांग्लादेश में आम चुनाव हो रहे हैं और उसके लिए हुई वोटिंग में जमात और बीएनपी के बीच खूनी टकराव का कारण हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 3 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर पेट्रोल बॉम्ब से धमाके किए गए। 18 मतदान केंद्रों पर बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ हुई। इसके अलावा जमाते इस्लामी ने 24 संसदीय क्षेत्रों में कई मतदान केंद्रों पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया, जबकि बीएनपी ने यह कहा कि जमात के नेताओं ने कई इलाकों में फर्जी वोट डलवाए हैं और 3 संसदीय क्षेत्रों में बीएनपी ने दोबारा वोटिंग कराने की मांग की। अब सबसे पहले इन तस्वीरों को जरा देखिए और ये समझिए कि जो हिंसा 1.5 साल पहले तख्ता पलट के लिए हुई थी, जो भारी तादाद में जनता आई थी, वही हिंसा आज चुनाव में सत्ता पाने के लिए की गई और इस हिंसा में बांग्लादेश का लोकतंत्र लाचार मजबूर नजर आया। तो बांग्लादेश के संसदीय क्षेत्र कुमिल्ला, शरीयतपुर, पटुआखाली और सिलहट जिले के कंपनीगंज में सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। और जानते हैं इन चुनाव में जो मुस्लिम महिलाएं वोट डालने के लिए पहुंची, उनके लिए मतदान से पहले अपना चेहरा दिखाना अनिवार्य था। और ये हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारे देश के चुनाव में कही जाती है ये बात कि मुस्लिम महिलाओं की पहचान के लिए मतदान से पहले उनका चेहरा देखा जाता है, तो उसे बहुत सारे नेता मुस्लिम विरोधी बता देते हैं, खास तौर पर अपने हैदराबाद वाले वैसी साहब। जबकि बांग्लादेश में कोई मुस्लिम इसका विरोध नहीं करता। ये तमाम महिलाएं जो वहां पर जाती हैं, उनको अपना चेहरा दिखाकर अपनी पहचान करानी पड़ती है वोटिंग के पहले। लेकिन इंडिया में अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ओवैसी साहब और कुछ अन्य पार्टियां इसको मुस्लिम विरोधी फैसला बता देती हैं। आज यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि बांग्लादेश में भारत की तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से चुनाव नहीं होते, बल्कि बांग्लादेश में इसकी जगह बैलेट बॉक्स से चुनाव कराए जाते हैं। और ये बैलेट बॉक्स भी कैसे होते हैं उसे मैं आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूँ। आपके लिए मनोरंजन का पूरा साधन है। आप आइए और देखिए कि इनका बैलेट बॉक्स कैसा है, ये कैसे वोटिंग करते हैं। ये देखिए, मोहम्मद यूसुफी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर वोटिंग करते हुए। अब इससे अच्छा क्या एग्जाम्पल हो सकता है। बजट की कमी होने के कारण बांग्लादेश का चुनाव आयोग इस तरह के प्लास्टिक के डिब्बों को बैलेट बॉक्स के रूप में इस्तेमाल करता है और बांग्लादेश के कई नेता आज भी आरोप लगा रहे हैं कि इन बैलेट बॉक्सेस को जिस तरह से सील किया गया है वो तरीका सुरक्षित नहीं है। जूम इन करते जाइए और इसके कारण वोटों में हेराफेरी करना बहुत आसान है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो इनमें प्लास्टिक के जो बैलेट बॉक्सेस है उनको इस तरह की तारों से बंद किया गया है। ये तो जूम इन करके दिखा दीजिए, ये वाला हिस्सा, ये जो तार है ना, इनसे सील किया गया है। बांग्लादेश में कई बार ये कहा जा चुका है कि इन बैलेट बॉक्सेस में डाले गए वोटों को बदलना, उनकी हेराफेरी करना, मतलब अगर आपने ये जो सीलिंग की जा रही है इसको काट के बदलाव करके नए सील लगा दिए, नया तार लगा दिया, तो बहुत आसान है। ये आरोप वहां पर लग रहा है कि उनकी हेराफेरी करना बहुत आसान है, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश का चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पाता और वो यही कहता है कि अगर उसके पास पैसा होता तो बांग्लादेश में भी ईवीएम से चुनाव हो सकते थे। लेकिन ऐसा ना होने के कारण आज भी बांग्लादेश में कैसे वोटिंग से पहले ही बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ हुई और उसके बाद भी कई जगहों पर बैलेट बॉक्स के गायब होने की खबरें आई, उसकी ये तस्वीरें देखिए। चुनावी मैदान में इस बार उतरे हुए हैं तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी फिलहाल 50 सीटों पर रुझानों के मुताबिक आगे चल रही है,
जबकि जमाते इस्लामी जो कि बहुत ही कट्टर पार्टी, बहुत ही मतलब 11 दलों के साथ उनका गठबंधन है, और वो तो यही कह रहे थे कि हम तो आएंगे तो शरिया से ही देश को चलाएंगे और पूरी तरह से इस्लामाइजेशन वो वहां का बांग्लादेश का करना चाहते थे। महिलाओं को लेकर कई प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे थे। उन सब को ऐसा लगता है कि जितनी भी बांग्लादेश की जनता बाहर निकली है वोट डालने, वो उनको हराने के मूड में है और बीएनपी को जिताने के मूड में। इस पर नजर हमारी रहेगी जैसे और भी रुझान आते हैं। अभी तो काउंटिंग चल ही रही है वहां पर। आप ये हेडलाइन देखिए जिससे आपको समझ में आएगा कि जब भी बांग्लादेश में किसी एक मुख्य पार्टी को चुनाव से बाहर रखा गया है, तब उस पार्टी के वोटर्स ने मतदान से दूरी बनाई है, चुनाव का बहिष्कार किया है। यानी हमेशा शेख हसीना, खालिदा जिया, ये दो धुरी बने रहे अभी तक के चुनाव में, क्योंकि जमाते इस्लामी से पहले थी लेकिन कभी रेकनिंग में नहीं रही, वो ज्यादा जीती नहीं, वो हारी। लेकिन हाँ, जिस तरह से कट्टरपंथी आवाजें इस बार वहां पर बुलंद करने की कोशिशें हो रही थी, इस वजह से जमाते इस्लामी फोर फ्रंट में आ गया था। लेकिन जो दो धुरी रहे वो खालिदा जिया, शेख हसीना। अब जब खालिदा जिया की पार्टी नहीं लड़ती तो शेख हसीना जीतती, लेकिन वोटर कम निकलते थे, क्योंकि जो खालिदा जिया की पार्टी के बीएनपी के वोटर्स थे वो घर रह जाते थे। वैसे ही इस बार की चुनाव में अगर आप देखिए तो जो शेख हसीना के वोटर्स हैं, ऐसा लग रहा है शेख हसीना वही निष्कासित फिलहाल राष्ट्राध्यक्ष हैं जो भारत में रह रही हैं। अब शेख हसीना की पार्टी के जो समर्थक थे, ऐसा लगता है कि वो वोटिंग के लिए निकले ही नहीं है। साल 2008 के आम चुनाव में जब सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया, तब जानते हैं वोटिंग परसेंटेज क्या था? 70%। तो हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। 2008 85%, जिससे यह पता चलता है कि बांग्लादेश में कम मतदान का इतिहास रहा नहीं है। जब सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो सभी वोटर्स निकलते हैं। 2008 में 85%, 2001 में 74%, 1996 में 75%। बांग्लादेश में सिर्फ उन्हीं आम चुनाव में कम वोटिंग होती है जिनमें या तो आवामी लीग हिस्सा नहीं लेगी, जो कि शेख हसीना की पार्टी थी, या फिर खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी हिस्सा नहीं लेती। उदाहरण के लिए साल 2014 में जब बीएनपी ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए खुद को चुनाव की प्रक्रिया से ही बाहर कर लिया था, खालिदा जिया की पार्टी ने, तब पूरे बांग्लादेश में सिर्फ 40% वोटिंग हुई थी। लेकिन जब साल 2018 में बीएनपी ने आम चुनाव में हिस्सा लिया, तब यही मतदान प्रतिशत 40 से बढ़कर 80% पहुंच गया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दो धुरी है वहां पर पॉलिटिक्स के, और दोनों के अपने अपने सेट वोटर्स हैं। और अगर दोनों चुनाव में लड़ते हैं तो सारे निकलते हैं, और अगर एक हिस्सा नहीं निकलता है तो उनके समर्थक नहीं वोट डालने आते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है, बांग्लादेश में अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और उनमें सभी पार्टियां हिस्सा लें तो बांग्लादेश में 80% या उससे ज्यादा मतदान होता। लेकिन क्योंकि इस बार आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसीलिए बांग्लादेश में दोपहर 2 बजे तक 48% ही मतदान हुआ, जो आगे भी बढ़कर बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 60% तक ही पहुंच पाएगा। इससे भी पता चलता है कि बांग्लादेश में 20 से 30% लोग आज भी ऐसे हैं जो आवामी लीग को चाहते हैं, यानी शेख हसीना की पार्टी को। और आवामी लीग पर प्रतिबंध लगने से उन्होंने बांग्लादेश के दिखावटी चुनाव से दूरी बनाई है, और इनमें भी हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो सकती है। बांग्लादेश में लगभग 8% आबादी हिंदुओं की है, और अलग अलग अनुमानों के मुताबिक अब तक बांग्लादेश के 80% हिंदुओं के एक मुश्त वोट शेख हसीना की आवामी लीग को ही मिलते थे। लेकिन क्योंकि आवामी लीग इन चुनाव का हिस्सा ही नहीं थी, इसलिए हो सकता है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं ने इन चुनाव में हिस्सा ही ना लिया और अपना वोट ही ना डाला। हालांकि यहां एक सवाल यह भी है कि बांग्लादेश के हिंदू अगर वोट डालते भी तो किसे डालते? अल्पसंख्यक हिंदुओं के सामने 2 ही विकल्प थे, जिनमें एक था जमाते इस्लामी का गठबंधन और दूसरा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और इन दोनों पार्टियों के शासन में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। और मोहम्मद यूनुस जो कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष बने हुए थे, उनकी आंखों पर तो न जाने कितनी परतें चढ़ी हुई थी पट्टियों की। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि साल 1992 में जब अयोध्या में बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था, तब बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार थी और तारिक रहमान का इस सरकार पर अच्छा खासा प्रभाव था। इस दौर में भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर 4000 से ज्यादा हमले हुए थे, और कई हिंदू मंदिरों को आग लगा दी गई थी, और कई हिंदू मोहल्लों को रातों रात खाली करा दिया गया था। इनमें भी हिंसा की ज्यादातर घटनाओं के पीछे जमाते इस्लामी का ही हाथ था, जिसे बीएनपी की सरकार में तारिक रहमान के कहने पर खुली छूट दी गई थी। और इसीलिए सोचिए, अगर आज ये दोनों पार्टियां अलग चुनाव भी लड़ रही हैं
तो इससे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए क्या ही बदल जाएगा। यहां आपको यह भी देखना होगा कि जब बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार थी, तब उस सरकार ने भारत विरोधी रुख अपनाया था और खुद तारिक रहमान उस वक्त बांग्लादेश में पाकिस्तान की आईएसआई की पोस्टर बॉय बने हुए थे। उस सरकार में तारिक रहमान ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संपर्क रखा। तारिक रहमान पर यह भी आरोप लगता है कि उन्होंने बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को काफी भड़काया और इस दौरान भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच कुछ सैन्य संघर्ष हुआ। अप्रैल 2001 में मेघालय और असम की सीमा पर भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच झड़पें हुई, जिनमें भारत के 16 जवान शहीद हुए। इसके बाद दोनों देशों के बीच हालात बहुत तनावपूर्ण बने रहे। अगर बहुत दूर भी ना जाए तो पिछले साल जब जनवरी 2024 में बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान चलाया गया था, तब तारिक रहमान पर यह आरोप लगे कि वो खुद इसका समर्थन कर रहे थे। जबकि अगस्त 2024 में जब शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ था, तब 11 अगस्त को ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि तारिक रहमान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों से मिल रहे हैं और इसके लिए वो लंदन से मिडिल ईस्ट के किसी देश में भी आए थे। इससे अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि बीएनपी बांग्लादेश में सरकार बना सकती है और ऐसा होने पर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं और भारत की चुनौतियां कम नहीं होंगी और ये चुनाव बांग्लादेश के लिए दिखावटी चुनाव ही साबित होंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि भारत फ्रांस के साथ 114 रफाल फाइटर जेट्स की जो मेगा डील करने वाला है, वो डील भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट कैसे बन सकती है और इस डील का पाकिस्तान और चाइना पर क्या असर होगा। इसके अलावा आज हम आपको ये भी बताएंगे कि जब अमेरिका और रशिया भारत को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बेचना चाहते थे, तब भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने का फैसला क्यों लिया, जो 4.5 जेनरेशन का लड़ाकू विमान है। आज भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने उन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जिसके तहत 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च करके नए लड़ाकू विमान, मिसाइलें, दूसरे हथियार खरीदे जाएंगे। इनमें भी जो प्रस्ताव सबसे अहम है, उसमें भारत फ्रांस से 114 नए राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने वाला है। अभी इस मेगा डील को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON को अपनी मंजूरी दी और अब लगभग ये तय हो गया है कि भारत फ्रांस से राफेल को लेकर अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी मेगा डिफेंस डील करने वाला है। इस डील की अनुमानित लागत 3,25,000 करोड़ रुपए होगी, जिसमें कुल 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। इस हिसाब से अभी बहुत सारे लोग अपना गणित लगाकर यह भी कह रहे हैं कि अगर 3,25,000 करोड़ रुपए में 114 राफेल खरीदे जाएंगे तो इस तरह एक राफेल लड़ाकू विमान की कीमत 2,850 करोड़ रुपए होगी, जबकि इंडोनेशिया ने यही विमान फ्रांस से 1,747 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब इस दावे से ऐसा लगता है कि इंडोनेशिया के मुकाबले भारत को यह विमान महंगी कीमत पर मिल रहा है, 1,000 करोड़ रुपए महंगा पड़ रहा है। लेकिन इसका सच क्या है? हकीकत यह है कि भारत एक राफेल विमान के लिए 2,850 करोड़ रुपए इसलिए दे रहा है क्योंकि भारत इसके साथ मेटियोर और स्कैल्प जैसी मिसाइलें, हैमर जैसे प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब, ट्रेनिंग के लिए फुल मिशन सिम्युलेटर, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, राफेल के ही स्पेयर पार्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी खरीद रहा है। और इसीलिए ये एक तरह से राफेल विमान की पूरी लाइफ साइकिल कॉस्ट है और इस हिसाब से हमें ये विमान सस्ता पड़ रहा है। अब यही यहाँ पर बड़ी बात क्या है, वो ये है कि साल 2016 में जब भारत ने फ्रांस से 36 राफेल खरीदे थे, तब इनका निर्माण पूरी तरह फ्रांस में ही हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 18 विमान फ्रांस में बनाए जाएंगे, जबकि 96 राफेल विमानों को भारत में ही फ्रांस की कंपनी के साथ विकसित किया जाएगा और ये मेड इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमान होंगे। इसके अलावा इन विमानों में 30 से 80% तक कंपोनेंट्स भी वही लगाए जाएंगे जो भारत में बने होंगे और इससे न सिर्फ भारत की रक्षा उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि हमें ऐसे विमानों की विकसित करने का एक अनुभव भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि साल 2030 से 35 के बीच भारत के पास कुल राफेल विमानों की संख्या 176 हो जाएगी, 176। इनमें 36 राफेल लड़ाकू विमान वो हैं जो भारत ने साल 2016 में खरीदे थे, 26 राफेल वो हैं जो भारतीय नौसेना के लिए खरीदे गए हैं और अब भारत अपने बेड़े में 114 और विमानों को जोड़ने के लिए तैयार हो गया है। यहां बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं
कि भारत को इतने विमानों की जरूरत क्यों है और क्या भारत युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है, तो इसका जवाब यह है कि अभी भारतीय वायुसेना के पास जितने लड़ाकू विमान होने चाहिए उतने लड़ाकू विमान हमारे पास नहीं है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगर किसी वजह से भारत को एक साथ 2 युद्ध लड़ने पड़ते हैं, या ये मान लीजिए कि एक ही समय पर भारत का दोनों ही बॉर्डर्स या 3 बॉर्डर्स कहीं से भी, चाइना से भी एक खतरा है, एक पाकिस्तान से, ऐसे दोनों तरफ से अगर युद्ध हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय वायुसेना को कुल 42 स्क्वाड्रन की जरूरत होगी। 42 स्क्वाड्रन्स। सरल भाषा में स्क्वाड्रन का मतलब लड़ाकू विमानों के एक दल से होता है जिसमें 16 से 18 फाइटर जेट्स होते हैं। 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने की स्थिति में भारत को ऐसी 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत होगी, जबकि अभी हमारे पास 29 स्क्वाड्रन्स है और इसी वजह से भारत यहां कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हम किसी भी तरह अपनी वायुसेना को एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार रखना चाहते हैं और इसीलिए हम फ्रांस से 114 लड़ाकू विमान खरीदने वाले हैं। और इससे यह भी पता चलता है कि भारत अपनी वायुसेना को हर स्थिति के लिए तैयार और मजबूत रखना चाहता है। इस डील को लेकर यह सवाल भी काफी पूछा जा रहा है कि भारत ने अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान 5th जनरेशन जो F-35 है और रशिया की 5th जनरेशन के लड़ाकू 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान है Su-57 को ना खरीदकर राफेल खरीदने का फैसला क्यों किया, जो 4.5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। तो इसका जवाब यह है कि भारत ने युद्ध की परिस्थितियों में राफेल के प्रदर्शन को परखा हुआ है और राफेल की खास बात यह है कि इसने खुद को अमेरिका के F-35 से भी बेहतर साबित किया है। अगस्त 2025 में फिनलैंड में एक युद्ध अभ्यास के दौरान राफेल लड़ाकू विमान ने अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के F-35 विमान को लॉक कर दिया था और उस वक्त से बात मानी गई थी कि राफेल भले ही 5वीं पीढ़ी का विमान ना हो, लेकिन ये उन विमानों से कमतर नहीं है। ये एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो एयर सुपीरियॉरिटी, डीप स्ट्राइक, न्यूक्लियर डिलीवरी, मैरीटाइम स्ट्राइक में माहिर माना जाता है। और भारत के लिए इस विमान को खरीदने में सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि हम इस विमान को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसे ऑपरेट कर चुके हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई देश पहले से इस्तेमाल हो रहे विमान को दोबारा खरीदता है तो इससे उसका न सिर्फ 5 से 7 साल का समय बचता है, बल्कि इससे ट्रेनिंग कॉस्ट भी कम होती है। भारतीय वायुसेना को जल्द से जल्द बढ़ाने में चुनौती नहीं आती। अभी भारत की प्राथमिकता यही है कि वो अपनी स्क्वाड्रन को 42 तक लेकर जाना चाहता है। पूरी दुनिया में अमेरिका के पास 80 से ज्यादा स्क्वाड्रन्स हैं। एक कंपैरिजन करते हैं, अमेरिका के पास 80 स्क्वाड्रन, चाइना के पास 66 स्क्वाड्रन, रशिया के पास 40 स्क्वाड्रन, भारत के पास 29 स्क्वाड्रन, पाकिस्तान के 19 स्क्वाड्रन। हालांकि यहां हम इस बात को जोड़ना चाहते हैं कि अभी भारत के पास 29 स्क्वाड्रन होने का मतलब यह नहीं है कि हमारी वायुसेना अपनी ताकत को खो रही है। हकीकत तो यह है कि भारत के पास राफेल Su-30 जैसे लड़ाकू विमान है, जिसके कारण हमारी 29 स्क्वाड्रन चाइना की 45 स्क्वाड्रन के बराबर है। और आज 2 Su-30 जैसे विमान उतने बम ले जा सकते हैं जितने MiG-21 की पूरे एक स्क्वाड्रन द्वारा ले जाए जाते थे। और इसीलिए भारत की वायु शक्ति को कोई कम आंकने की भूल नहीं कर सकता कि 114 राफेल तो अब हम खरीद ही रहे। इस डील का ऐलान 17 से 20 फरवरी के बीच हो सकता है, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के दौरे पर आएंगे। और यहां आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि इतिहास में फ्रांस भारत के पक्के दोस्तों में से एक रहा है। जब साल 1998 में परमाणु परीक्षण के लिए अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, तब यूरोप के देशों में फ्रांस वो देश था जिसने हमारा साथ दिया, कोई प्रतिबंध नहीं लगा। अब हम पिछले साल हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान क्रैश की जांच से जुड़े नए दावों की बात करेंगे। इन दावों ने एयरप्लेन क्रैश की जांच को और ज्यादा उलझा दिया है। जांच की एक दिशा पायलट की गलती की ओर जाती है, जबकि दूसरी बोइंग 787 में तकनीकी खामी की ओर इशारा कर रही है। 12 जून 2025 अहमदाबाद में लंदन के गैटविक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 171 टेक ऑफ के सिर्फ 36 सेकंड बाद ही क्रैश हो गई थी। एयर इंडिया का यह विमान बोइंग 787 था, जिसमें सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। यही नहीं, यह विमान एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर क्रैश हुआ, जिसकी वजह से मौतों की संख्या 280 तक पहुंच गई थी। शुरुआती जांच में बोइंग 787 क्रैश होने की वजह फ्यूल स्विच का बंद होना बताया गया, जिससे टेक ऑफ के लिए थ्रस्ट नहीं मिल पाया। भारत की ओर से इस मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रही है,
जिसको अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और यूके की AAI भी मदद दे रहे हैं। जांच एजेंसियां एनहांस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर से मिल रहे डेटा और वॉइस का विश्लेषण करके हादसे की वजह तलाश रहे हैं। इस हादसे और इसकी जांच को लेकर कुछ अखबारों ने अलग अलग तरह के दावे किए हैं, जिससे संदेह पैदा कर दिया है। 2 हफ्ते पहले खबर आई कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के एक बोइंग 787 विमान के फ्यूल स्विच में गड़बड़ी हुई थी। दावा था कि इंजन के फ्यूल स्विच का जो सेफ्टी लॉक है वो काम नहीं कर रहा था। कल इटली के एक न्यूज़पेपर कोरिएरा डेला सेरा ने दावा किया कि अहमदाबाद में क्रैश होने वाले विमान के पायलट ने इंजन का फ्यूल स्विच जानबूझकर बंद कर दिया था, जिसकी वजह से थ्रस्ट नहीं मिल पाया और प्लेन क्रैश हो गया। इसी दौरान यूके के एक न्यूज़पेपर द इंडिपेंडेंट ने दावा किया है कि एयर इंडिया ने हादसे के पीड़ित परिवारों को केस छोड़ने के लिए 20 लाख रुपए का ऑफर दिया है। शर्त यह रखी है कि पैसा लेने के बाद वो केस छोड़ देंगे और फिर कंपनी पर कभी भी किसी भी देश में कोई भी केस नहीं करेंगे। इन खबरों ने 3 तरह के सवाल खड़े किए। पहला यह कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पायलट को दोषी बताने की कोशिश हो रही है। दूसरा ये कि मृतक के परिवार वालों को पैसा ऑफर करके मामले को हमेशा के लिए दबाने की तैयारी है। और तीसरा ये कि बोइंग 787 की तकनीकी खामियों पर बात नहीं हो रही, जबकि लंदन वाली घटना ने फिर से बोइंग 787 पर सवाल उठा दिए हैं। इटली के अखबार कोरिएरा डेला सेरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय एजेंसी अपने हादसे की जिम्मेदारी पायलट पर थोपने जा रही है। बस उन्हें यह तय कर रहा है कि गलती किस पायलट के सिर पर मढ़ी जाए। हादसे वाले दिन विमान को कैप्टन सुमित सबरवाल और क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे। अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि विमान का फ्यूल स्विच इन दोनों पायलट्स में से किसी ने जानबूझकर बंद किया था। यह निष्कर्ष इस आधार पर निकाला गया कि विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं पाई गई। अखबार के मुताबिक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला है कि किसी पायलट ने फ्यूल स्विच को रन से कट ऑफ की तरफ बदल दिया था, लेकिन यह किस पायलट ने किया यह तय नहीं है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में वॉइस रिकॉर्डिंग का हिस्सा डाला है, जिसमें पहला पायलट कहता है, तुमने इंजन क्यों बंद किए? इस पर दूसरा पायलट जवाब देता है, मैंने नहीं किया। इटली के अखबार के दावे पर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट की घटना ने संदेह पैदा कर दिया है। 1 फरवरी को अभी लंदन से बेंगलुरु जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 132 में एक विशेष प्रकार की खराबी आई। खराबी यह थी कि इस विमान के फ्यूल स्विच का सेफ्टी लॉक काम नहीं कर रहा था। आपको हैरानी होगी यह जानकर कि अहमदाबाद हादसे और इस विमान का मॉडल एक ही था, बोइंग 787। पायलट का दावा था कि उसने एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंट्रोल स्विच को हल्के से दबाया ताकि वो जांच कर सके कि उसका सेफ्टी स्विच जो सेफ्टी फीचर है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसने पाया कि फ्यूल स्विच बिना ऊपर खींचे रन से कट ऑफ की तरफ घूम गया, यानी वो लॉक नहीं था। पायलट ने दूसरी बार यही चेक किया तो भी यही खामी मिली, लेकिन जब तीसरी बार उसने लॉक किया तो वो अपने आप ठीक हो गया और लॉक फीचर काम करने लगा। अब सोचिए कितनी खतरनाक परिस्थिति है। टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो विमान का फ्यूल स्विच है। स्विच को ऑन करने के लिए कहें कि रन पर लाने पर या कट ऑफ करने से पहले ऊपर की तरफ खींचना पड़ता है। ये एक सेफ्टी फीचर है। पहले इसे खींचा जाता है, फिर ऑन या ऑफ की ओर उसे ले जाया जाता है। आदर्श स्थिति में यह स्विच अपनी पोजीशन पर लॉक हो जाता है और गलती से ऑन या ऑफ होता ही नहीं। लेकिन लंदन में एयर इंडिया के पायलट ने 2 बार बोइंग 787 के फ्यूल स्विच के सेफ्टी फीचर में गड़बड़ी पाई। यह स्विच अपने आप कट ऑफ पर जा रहा था। इस शिकायत के बाद इस एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया गया, यानी उड़ान भरने से रोक दिया गया। हालांकि बाद में डीजीसीए ने अपनी जांच में फ्यूल स्विच में खराबी होने से इनकार कर दिया था। आप सोचिए, एक तरफ अहमदाबाद क्रैश को लेकर जांच एजेंसियां पायलट को दोष दे सकती हैं, जो आशंका जाहिर की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लंदन में एक अन्य बोइंग 787 के उसी तरह के फ्यूल स्विच में खामी पाई गई, जिस तरह के फ्यूल स्विच के बंद होने की वजह से अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर लंदन के अखबार द इंडिपेंडेंट ने भी एक बड़ा दावा किया है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है। अखबार के मुताबिक अहमदाबाद क्रैश के पीड़ितों को 20 लाख रुपए देकर केस छोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव में शर्त यह है कि आगे वो लोग कभी भी हादसे से जुड़ा कोई दावा नहीं करेंगे और ना ही किसी देश में कंपनी के खिलाफ कोई केस करेंगे। हालांकि पीड़ित परिवारों से जुड़ी लीगल टीम ने इस प्रस्ताव का सीधा विरोध किया है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है। अखबारों के दावे सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर किए गए हैं।
फाइनल रिपोर्ट में हादसे की वजह तकनीकी खामी भी हो सकती है और मानवीय भूल भी। आप में से बहुत से लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन साल 2015 में जर्मन विंग्स एयरलाइन के पायलट ने जानबूझकर एक विमान को फ्रांस के एल्प्स पहाड़ों पर क्रैश करवा दिया था। जांच में पाया गया था कि विमान का को पायलट मानसिक रूप से परेशान था, डिप्रेशन से पीड़ित था। उसने पायलट के कॉकपिट से जाते ही विमान को अपने नियंत्रण में ले लिया, जानबूझकर उसे पहाड़ों पर क्रैश करवा दिया। 150 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। हालांकि अहमदाबाद क्रैश की जांच को लेकर विदेशी मीडिया में जो कुछ कहा जा रहा है, उसको लेकर भारतीय जांच एजेंसी AAIB का कहना है कि अभी जांच जारी है, इसलिए पायलट्स को दोषी बताने वाली खबरें केवल अटकलें।